हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम थोड़ी सी 2024 के लोकसभा चुनावों के बारे में बात करेंगे। लोकसभा चुनावों के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम उन्हीं लोकसभा चुनावों का एक प्रकार से उस लोकसभा चुनावों ने उस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि तैयार की। मैं बात कर रहा हूँ 2024 के लोकसभा के रिजल्ट के बारे में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पिछले दो टर्म में, पिछले दो उसमें इलेक्शन में जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, एक बार 272 282 या के समथिंग, और दूसरी बार 303 के समथिंग जो एनडीए का आंकड़ा है, इवन भारतीय जनता पार्टी आराम से 272 पार कर चुकी थी। लेकिन 2024 में होता क्या है, कई ऐसे प्रोपोगेंडा, कई ऐसी चीज़ें चलाई जाती हैं और थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। उसमें हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 40 मतलब 272 पूर्ण बहुमत से बहुत कम होते हुए 140 पर आकर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी आशा कर रही थी कि दक्षिण से या साउथ से वो सीटें कैटर कर लेगी, कुछ चीज़ें मैनेज कर लेगी। क्योंकि होता है जब आप 10 साल तक राज करते हो तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो वो उन सीटों का जो एडजस्टमेंट था पश्चिम बंगाल और साउथ से भारतीय जनता पार्टी पूरा करने की कोशिश कर रही थी, जो कि हुआ नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। अब जब पूर्ण बहुमत की सरकार ना बने, मिली जुली सरकार बने, तो कई गिद्ध आत के लोचने की कोशिश करते हैं, उस सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अजीब और गरीब मामला निकल कर सामने आया है कि जिस पार्टी ने जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया हो, वही उस पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करने का दुस्साहस करे या षड्यंत्र करने की कोशिश करने लगे। और यहाँ पर हुआ भी यही। जो धनखड़ साहब हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नीतियों को लेकर इस प्रकार से थे कि भाई, जो पावर राष्ट्रपति को मिलती है वो उपराष्ट्रपति को भी मिलनी चाहिए, जो पावर प्रधानमंत्री को मिलती है वो राष्ट्रपति धनखड़ को भी मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर इनके कई ऐसी घटनाएं आ रही थी सामने। उस चीज़ों को लेकर बड़ा ही उनके मंथन या एक प्रकार से द्वंद्व चल रहा था, या एक रस्साकसी चल रही थी गवर्नमेंट के साथ। उस रस्साकसी को इन्होंने इस प्रकार से भुनाने की कोशिश की कि अगर हम चाहें तो इस सरकार को ही गिरा देंगे, जो जितना ईगो है, मतलब इस प्रकार से। लेकिन वो ये भूल गए थे कि सामने उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को उन्होंने अगर जांचा होता, परखा होता, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए चाहे यहाँ रहते हुए, तो वो इस प्रकार की बात और इस प्रकार की जो क्रियाकलाप उन्होंने किए वो करने के बारे में सोचते भी नहीं। तो भाई साहब, मानसून सत्र होने से पहले वो बुलाते हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, दो आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और फिर होता क्या है कि वो कहते हैं कि भैया आप कुछ करते क्यों नहीं, सीधी सी बात है, या थोड़ा सा ऐसे वक्तव्य उनके बीच चलता है। तो उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलिए। चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर बहुत ही की प्लेयर हैं और सब कोई, हर एक व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि चंद्रबाबू नायडू से मिलने का क्या तात्पर्य है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि चंद्रबाबू नायडू और जो यहाँ पर जेडीयू जो कि नीतीश कुमार, इन दोनों के साथ सरकार मिला के वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना के चल रही है। और यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू से मिलना मतलब सरकार गिराने का प्रयास इन्होंने किया। और फिर मानसून सत्र में भी उन्होंने इस प्रकार के संदेश दिए, इस प्रकार का अंदेशा दिया कि वो विपक्ष के साथ काम करने वाले हैं। तो फिर बाद में जो होना था वही हुआ। इनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, जो कि सही था, क्योंकि एक आप बनी बनाई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। और फिर बाद में उसका परिणाम उन्हें जो है देखने को मिला। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। धनखड़ साहब ने सही किया या गवर्नमेंट ने सही किया इस्तीफा लेकर? जो भी आपके पॉइंट में बताइए। नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा वो आगे आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।